बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने माता जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी की थी और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे मासिक स्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। और प्रत्येक 28 दिन में इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि प्रत्येक 28 दिन के बाद फिर यह साइकिल शुरू हो जाती है। यानी किसी भी स्त्री में यह मासिक चक्र प्रत्येक महीने आते हैं और यह 3 से 5 दिन की अवधि की हो सकती है। यह टाइम ड्यूरेशन थोड़ा वेरी भी कर सकता है। किसी किसी स्त्री में यह 2 से 2.5 दिन तक की भी हो सकती है और किसी किसी स्त्री में यह 7 दिन 8 दिन की भी हो सकती है। यह टाइम ड्यूरेशन कुछ वेरी कर सकती है। तो बच्चों, आप यह जानना चाहोगे कि मासिक धर्म की क्रिया आखिर किसी स्त्री में क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ आज की वीडियो में। तो मासिक चक्र में जो भी क्रियाएं होती हैं वह सभी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती हैं और ये हार्मोन मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होते हैं। बच्चों, यह तो आप जानते ही हो कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वह सभी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो मासिक चक्र में भी जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह सभी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है और यह सभी मस्तिष्क के द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। बच्चों, मासिक चक्र दरअसल किशोरावस्था की उम्र में आती है। किशोरावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और इस किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के शारीरिक संरचनाओं में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और किशोरावस्था में परिवर्तन की अवस्था को यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। बच्चों, प्यूबर्टी याद रखें कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं। किशोरावस्था में आने वाली परिवर्तन की अवस्था को प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ कहते हैं और यही वह अवस्था है जब बालिकाओं में मासिक चक्र की क्रिया शुरू होती है। प्यूबर्टी में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बालक बालिकाओं में उभर कर आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं के बारे में जानेंगे क्योंकि किशोरावस्था की वीडियो मैंने अलग से बनाई है। अगर आपको किशोरावस्था के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने काफी डिटेल से किशोरावस्था के बारे में बताया है। तो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसे जरा देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। जब कोई बच्ची छोटी होती है यानी 10 से 12 वर्ष की अवस्था को नहीं प्राप्त करती है तब तक उसमें मासिक चक्र की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई बच्ची 10 से 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उभर कर आते हैं। अब ये कैरेक्टर्स किस प्रकार के होते हैं इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह कोई बच्ची है, इसकी उम्र लगभग आप मान लो कि 10 से 12 वर्ष की यह बच्ची है। तो बच्चों, यह एक बच्ची है जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष की है। इसकी उम्र कितनी है? 10 से 12 वर्ष। अब इस उम्र में मासिक चक्र के शुरुआत होने की संभावना बन जाती है। तो मासिक चक्र की शुरुआत से पहले क्या होता है कि किशोरियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। तो और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है क्या? जैसे किशोरियों की आवाज मधुर होने लगती है, बहुत हाई पिच वाली वॉइस हो जाती है। यानी किशोरियों की आवाज कैसी होती है? मधुर एवं हाई पिच वाली होती है। और इसकी जो ब्रेस्ट है वह भी उभर कर आते हैं, यानी इस बच्ची के आप ब्रेस्ट उभर कर आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो पेल्विक रीजन है, यह रीजन जो है पेल्विक रीजन वह चौड़ी हो जाएगी। तो यह जो पेल्विक रीजन है यह क्या है? थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है? पेल्विक रीजन चौड़ी हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यह जो किशोरी है इसकी पेल्विक रीजन जो है यह पेल्विक रीजन चौड़ी हो गई है और बाह्य जननांगों के इर्द गिर्द बाल भी होने लगते हैं। तो यह सारे क्या है
किशोरावस्था के लक्षण है, यानी जब कोई बच्ची 10 से 12 वर्ष की अवस्था में आती है तो इस प्रकार के लक्षण उसमें उभर कर आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मासिक चक्र की शुरुआत होती है। और बच्चों, यह जो मासिक चक्र है वह पूरी तरह से हार्मोन के प्रभाव के कारण होते हैं और यह हार्मोन मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। इसकी स्थिति जरा देखें आप। यह क्या है? यह है हाइपोथैलेमस। इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो बच्चों, यह है हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस क्या करती है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसे शॉर्ट में लिख सकते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? जीएनआरएच रिलीज करती है। यह जीएनआरएच क्या करती है? ब्लड में मिक्सअप हो जाती है और एंटेरियर पिट्यूटरी लोब को स्टिमुलेट करती है ताकि वो अपना हार्मोन सेक्रेट करे। तो यह है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों, इसे कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यह एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? यह अपना हार्मोन सेक्रेट करेगी। जब जीएनआरएच एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है तो एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेट करती है, जिसे क्या कहते हैं? एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंटेरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? दो हार्मोन सेक्रेट किया, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बच्चों, आप एक बार ध्यान से सुन ले मेरी बात कि जब बच्ची 10 से 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करती है उस समय क्या होता है? उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन नजर आते हैं और यह सब हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है और यह हार्मोन मस्तिष्क के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। मस्तिष्क में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है? एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे जीएनआरएच कहते हैं, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करती है? मस्तिष्क में पाए जाने वाले एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पाई जाती है जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। स्त्रियां बिंदी यहाँ पर लगाती हैं और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करती है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि वो अपना हार्मोन सेक्रेट करे। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना हार्मोन सेक्रेट किया, जिसे क्या कहते हैं? एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यह दोनों हार्मोन क्या करती है? यह दोनों हार्मोन अंडाशय पर अपना प्रभाव डालती है। अंडाशय कहाँ पाया जाता है बच्चों? आप याद करो, मेरी प्रीवियस क्लास मैंने बताया था उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रोणी गुहा यानी पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं। यह पेल्विक कैविटी कहाँ होती है बच्चों? मैंने क्या कहा? उदर गुहा के, यह उदर गुहा है, उदर गुहा के निचले भाग में स्थित श्रोणी गुहा में पाए जाते हैं। इस रीजन में अंडाशय पाए जाते हैं। मैं यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दूं। यह क्या बन गई? यह बन गई ओवरी यानी अंडाशय। यह मादा जननांग का चित्र है। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल है। यह है अंडाशय और इसके अंदर पाए जाते हैं फॉलिकल और यह है फैलोपियन नलिका। यह जो आप दोनों तरफ देख रहे हैं यह है फैलोपियन नलिका और यह है गर्भाशय। और गर्भाशय का निचला भाग सर्विक्स या ग्रीवा कहलाता है। तो बच्चों, यह एफएसएच एंड एलएच अपना प्रभाव कहाँ डालते हैं? यह दोनों अपना प्रभाव ओवरी पर डालते हैं। इस तरह से क्या है कि एफएसएच एंड एलएच दोनों अपना प्रभाव ओवरी पर डालते हैं। ठीक है, यह यहाँ जो फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte ग्रो कर रहे थे वो सेकेंडरी oocyte के रूप में कहाँ चले आते हैं? फैलोपियन नलिका में चले आते हैं। तो आपने अब तक क्या देखा बच्चों कि यहाँ जो भी क्रियाएं हो रही है सारी हार्मोन के प्रभाव के कारण हो रही है। यानी
मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सब कुछ हार्मोन रेगुलेटेड होता है। बच्चों, मैं आपकी सुविधा के लिए यह मादा जननांग यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मासिक चक्र में जो भी क्रियाएं होती हैं उसे आप स्पष्ट तौर पर देख सकें, समझ सकें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कहीं भी कोई भी कठिनाई ना हो। यहाँ मैं बना रही हूँ फाइमब्री यानी उंगली नुमा प्रवर्धन, इसे फाइमब्री कहते हैं। और यह है यूटेरस यानी गर्भाशय। और गर्भाशय की निचली भाग जो सकड़ी होती है उसे सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। और यह है वजाइना यानी योनि। यह है फैलोपियन नलिका। यह है गर्भाशय यानी यूटेरस। और यह क्या है? योनि। और यह है ओवरी। गर्भाशय की दीवार से सीलियरी मसल्स के द्वारा इस तरह से जुड़ी रहती है। तो बच्चों, अब क्या होता है, जब FSH एंड LH ने अपना प्रभाव ओवरी पे डाला तो ओवरी पर क्या असर होता है कि इसके अंदर जो इस तरह से ढेर सारे फॉलिकल्स थे वह ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। दोनों ओवरी में ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई छोटी बच्ची जन्म लेती है तो जन्म के समय ही उसके अंडाशय में 2 से 3 मिलियन तक अंडाणु पाए जाते हैं। बच्चों, आप समझ सकते हो कि जब कोई छोटी सी बच्ची जन्म लेती है तो जन्म के समय ही उसके अंडाशय में 2 से 3 मिलियन तक अंडाणु पाए जाते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। लेकिन यह अंडाणु धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और जब कोई बच्ची प्यूबर्टी की अवस्था में आती है तो उस अवस्था तक आते आते उसमें 60 से 80 हजार तक अंडाणु अंडाशय के अंदर शेष रह जाते हैं। और उसी 60 से 80 हजार अंडाणु में से प्रत्येक माह कुछ अंडाणु परिपक्व होते रहते हैं। मान लो जनवरी महीने में इस अंडाशय के अंडाणु परिपक्व हुए तो फरवरी महीने में इस अंडाशय के अंडाणु परिपक्व होंगे। ये ऑल्टरनेट चलता है। फिर मार्च महीने में इस अंडाशय के अंडाणु परिपक्व होंगे, फिर अप्रैल महीने में इस अंडाशय के अंडाणु परिपक्व होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि प्रत्येक माह एक ही अंडाशय से अंडाणु रिलीज होकर आते रहे। ठीक है, यह ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया कि इसी 60 से 80 हजार जो अंडाणु है उसी में से कुछ अंडाणु फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से ग्रो करने लगते हैं, यानी इनमें वृद्धि होने लगती है। और उनमें से कोई एक ही परिपक्व होता है पूरी तरह से। और इसे आप अच्छी तरह समझें तो इसलिए मैं ये इंडिविजुअल डायग्राम लेकर आई हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और यह प्रक्रिया जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। यह स्टेप वाइज होती है। आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने देखा कि यह एक फॉलिकल है और इसके अंदर एक oocyte है जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं और इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। और यह मैच्योर होते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। यह क्या है? यह सेकेंडरी फॉलिकल है। फिर यह भी ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं इस तरह से। और ये जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte है यह पूरी तरह से अब मैच्योर हो चुका है। यह जो अवस्था आप देख रहे हैं यह फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल की है। तो इसके अंदर जो अंडाणु है वह पूरी तरह से जो परिपक्व हो चुका है। और यह जो आप स्टेप्स देख रहे हैं वो सारी जो स्टेप्स हो रही है इन सभी को प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों?
इसे प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। तो बच्चों यह जो हमने सीखा वह प्रोलिफेरेटिव फेज है। प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है संख्या में तेजी से वृद्धि करना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फॉलिकल्स जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इसके ऊपर एक लेयर्स बनती जा रही है और यह मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं या फिर फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स जो है जब ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो इसलिए इसे फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सबसे पहली फेज है वह प्रोलिफेरेटिव फेज है, क्योंकि अंडाणु जब तक ग्रो नहीं करेंगे तब तक आगे की कहानी की शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि ग्राफियन फॉलिकल्स पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं और यह जो प्राइमरी oocyte थी अब सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो गई है और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एक फ्लूइड भी भर गई है जो इसे आगे की ओर पुश करने में मदद करती है। जब ग्राफियन फॉलिकल्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो यह एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जिस हार्मोन को सेक्रेट करती है उसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप यह जानना चाहोगे कि ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्यों रिलीज करती है, क्योंकि बेटा ऐसा होता है ना कि जब ओवरी में कुछ तैयारियां चल रही होती है तो सेम टाइम यह जो यूटेरस है यहाँ भी कुछ तैयारियां चल रही होती है, दोनों तैयारियां साथ साथ चल रही होती है। तो जब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो रहा है तो ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट किया। तो इसका काम क्या है, यह जो यूटेरस की लाइनिंग है यानी गर्भाशय की लाइनिंग है, इस गर्भाशय में 3 लाइनिंग होती है जिसमें सबसे अंदर की लाइनिंग होती है एंड्रोमेट्रियम। तो यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यह एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग को थिक करती है यानी कि मोटी करती है। यह लगभग 2 से 3 mm तक एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग को मोटी कर देती है। यूटेरस की जो 3 दीवारें हैं उसे मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसे याद रखना। सबसे बाहरी दीवार होती है, इसे मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, आप इसे देख लें कि यह ग्रीन कलर की है और यह है सबसे बाहरी दीवार, इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। यह जो बाहरी दीवार है इसे क्या कहते हैं, इसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। और यह हो गई बीच की दीवार। बीच की दीवार को मायोमेट्रियम कहते हैं। तो यह जो बीच की दीवार है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो गर्भाशय की अंदर की दीवार है बच्चों, आप इसे देख पा रहे हैं कि यह गर्भाशय के अंदर की दीवार है। इसी दीवार को याद रखना है क्योंकि इस दीवार को क्या कहते हैं, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यह क्या करती है, गर्भाशय की जो सबसे अंदरूनी दीवार है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको यह थिक बना देती है यानी मोटी बना देती है। और इसकी दूसरी फंक्शन यह है कि यहाँ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको भी थिक कर देती है, यानी कि ब्लड सप्लाई रीच हो इसके लिए ब्लड वेसल्स की भी थिकनिंग हो जाती है, यानी ब्लड वेसल्स भी मोटी हो जाती है। तो बच्चों ये आपने जाना फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में। और जो दूसरी फेज है उसके बारे में जानेंगे। अब तक हमने जो जाना तो यह जाना कि यह जो ओवरी है इसके अंदर जो फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं इसको, वह मैच्योर हुए, सेकेंडरी फॉलिकल में बदल गए। फिर यह पूरी तरह से जब मैच्योर हो गए तो इसे हमने ग्राफियन फॉलिकल कहा। और ग्राफियन फॉलिकल
के अंदर जो oocyte है उसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं और ये फुल्ली मैच्योर oocyte होती है। और जब ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो यह एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन का काम क्या है? यह गर्भाशय की जो अंदर की दीवार है एंडोमेट्रियल लाइनिंग उसको मोटी बना देती है और जो वहां ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उसको भी यह थिक बना देती है। तो यह सब हमने जाना प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में यानी कि फॉलिकुलर फेज के बारे में। और इसके बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडा जो है यहाँ जब फुल्ली मैच्योर है तो यह यहाँ से कहाँ चली जाएगी? बाहर की ओर चली जाएगी यानी कि यह फैब्रिक के द्वारा कैच कर ली जाएंगी और फैलोपियन नलिका में चली जाएगी। और यह क्रिया आपने देखा कि यहाँ ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से जब मैच्योर हो गए तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वह रप्चर हो जाती है। तो कुछ इस तरह से यह मान लो रप्चर हो गई है ना। तो इस तरह से जब यह रप्चर हो गई तो यहाँ से यह क्या है? जो अंडाणु पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं वह यहाँ से बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है? कौन सी प्रक्रिया हो रही है? फुल्ली मैच्योर जो अंडाणु है वो बाहर की ओर निकल जा रही है। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहते हैं। यानी फुल्ली मैच्योर अंडाणु का बाहर की ओर निकलना इसे ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। और जब यह अंडाणु फैलोपियन नलिका में होती है तो यह 24 घंटे तक जीवित रहती है। 24 घंटे के दौरान अगर कोई शुक्राणु से इसकी मुलाकात हो जाए और निषेचन की प्रक्रिया हो जाए, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों? वह फैलोपियन नलिका में ही होती है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में ही होती है। अब जब यह ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई है यानी कि यह टूट गई है और इसके अंदर की जो मेन चीज थी, मेन मटेरियल जो इसका था वह बाहर की ओर चली गई है। और इस पूरी फेज को क्या कहते हैं? इस पूरी फेज को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज यानी कि इसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। और इस पूरी फेज को क्या कहेंगे बच्चों? ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। यह दूसरी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है इसलिए इसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। बच्चों आप एक बार फिर से देख लो कि ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर जो अंडाणु है जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, यह ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद यानी कि टूट जाने के बाद बाहर की ओर निकल जाती है। इसी प्रोसेस को अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसी कारण से इस फेज को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं क्योंकि इस फेज में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है। और इस रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को हमने क्या नाम दिया है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ने जिस हार्मोन को सेक्रेट किया उसे क्या नाम देते हैं? उसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो गए और रप्चर ग्राफियन फॉलिकल को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसी कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से तीसरे फेज का नाम है ल्यूटियल फेज या इसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसे मैं लिख देती हूँ। थर्ड है ल्यूटियल फेज या इसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो बच्चों तीसरी फेज में हम लोगों ने क्या देखा कि ग्राफियन फॉलिकल्स जब पूरी तरह से मैच्योर हो गए और उसके अंदर के जो मैच्योर अंडाणु थे वह बाहर निकल गए और ऐसी अवस्था को रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हमने क्या कहा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के नाम पर ही थर्ड फेज का नामकरण हुआ है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, इसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्रेशन की प्रोसेस भी होती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया? कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट किया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? यह
प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। यह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है ताकि भ्रूण का विकास भली भांति हो सके, उसे नरिशमेंट मिलता रहे, उसके डेवलपमेंट में कोई बाधा ना आए। इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या क्या करता है, गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय के अंदर की दीवार जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो एस्ट्रोजन के सेक्रेशन के कारण मोटी हो गई थी, यानी 2 से 3 mm तक थिक हो गई थी, उसे प्रोजेस्टेरोन और थिक बना देती है, यानी कि अब ये 5 से 6 mm तक थिक हो जाती है। कब? जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ब्लड सप्लाई को भी रिच कर देता है ताकि भ्रूण का विकास भली भांति हो सके। इसलिए प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को और ज्यादा थिक कर देता है, पहले से अधिक थिक कर देता है, और ब्लड वेसल्स की दीवार को भी मोटी कर देता है ताकि ब्लड सप्लाई रिच हो सके, वहां से ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सके ताकि भ्रूण को नरिशमेंट मिलता रहे। ठीक है, लेकिन बच्चों यह तब होता है जब फैलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो, यानी कि सेकेंड फेज अंडोत्सर्ग के बाद जब फैलोपियन नलिका में अंडाणु आए हैं, मैच्योर अंडाणु के आने के बाद इसे 24 घंटे के अंदर कोई शुक्राणु मिल जाए ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो सके, तब यह जो जाइगोट है, युग्मनज है, वह गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फर्दर इस ब्लास्टोसिस्ट में वृद्धि होती है, विकास होता है, और तब जाके इससे भ्रूण का विकास होता है, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब यह ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है, अगर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो चुकी हो, तब तो गर्भाशय के अंदर जो तैयारियां हो रही थी, यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनिंग से लेकर ब्लड वेसल सप्लाई रिच होने तक, यह सारी तैयारियां काम में आ जाती हैं, इसे यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, यानी फैलोपियन नलिका में यह जो मैच्योर अंडाणु गए हैं, यह अनिषेचित रह जाए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो, तब यह अंडाणु जो है वह व्यर्थ चले जाते हैं, यानी कि डिजेनरेट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो गर्भाशय के दीवार की थिकनिंग थी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो थिकनिंग थी, वह भी झड़ जाती है, वह भी बेकार चली जाती है। साथ साथ जो ब्लड वेसल थिक हुए थे ताकि ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके, भ्रूण को भली भांति नरिशमेंट मिल सके, यह जो ब्लड वेसल की थिकनिंग है, यह भी व्यर्थ चले जाते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग भी डिजेनरेट हो जाते हैं, और यह तब की बात है जब अंडाणु अनिषेचित रह जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेज की, यानी कि थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज में हमने जाना कि अगर अंडाणु निषेचित हो जाए तो गर्भधारण की प्रक्रिया हो जाएगी, और अगर गर्भधारण की प्रक्रिया हो जाए तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पूरी तरह से मदद करती है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और तब तक जब तक गर्भ में भ्रूण का विकास हो रहा है, यानी कि 9 महीने की अवधि तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, क्योंकि यूटिरस जो है वह गर्भधारण के लिए ही बनी है। तो यूटिरस जब अपना काम कर रही है भली भांति, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब अंडाणु अनिषेचित रह जाते हैं, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वह डिजेनरेट होते हैं। फोर्थ फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। तो बच्चों फोर्थ फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। तो बच्चों फोर्थ फेज में क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? फोर्थ फेज में जब एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाए, जब यहाँ पर निषेचन की प्रोसेस ना हो, तो एग डिजेनरेट हो जाएंगे। फोर्थ फेज की बात कर रही हूँ बच्चों, जब यहाँ पर फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तब जब मैच्योर ओवम यहाँ से गए थे वह व्यर्थ चले जाते हैं, यानी कि डिजेनरेट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग भी डिजेनरेट हो जाते हैं, साथ साथ म्यूकस और ब्लड वेसल्स भी डिजेनरेट हो जाते हैं। और यह सब क्या होता है बच्चों, सभी साथ साथ किसी भी फीमेल की योनि यानी वजाइना से बाहर ब्लीडिंग के रूप में निकलते हैं, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल के वजाइना से ब्लड निकलता है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है?
उसमें ब्लड के साथ साथ म्यूकस, अनफर्टिलाइज्ड एग तथा एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग सब एक साथ बाहर निकलते हैं, क्योंकि यह सभी डीजेनरेट हो जाते हैं और यह सभी मादा की योनि से ब्लड के रूप में बाहर निकलते हैं और इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी होती है कि फोर्थ फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम, यह जो कॉर्पस ल्यूटियम है यह यानी कि रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, यह भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट करना और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रीशन तभी काम आता है बच्चों जब प्रेगनेंसी की बात हो। जब प्रेगनेंसी ही नहीं है, जब प्रेगनेंसी की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हुई ही नहीं, एग फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं, तो प्रेगनेंसी की तो कोई बात ही नहीं हुई। जब प्रेगनेंसी की कोई बात ही नहीं है तो फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कोई काम ही नहीं बचता, तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट कर जाता है फोर्थ फेज में यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज में। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाती है तो फिर एक तरफ ओवरी में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, यानी कि फॉलिकल्स फिर से ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, है ना। उसके बाद फिर ओव्यूलेशन की प्रोसेस आती है, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस, यानी मैच्योर ओवम यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड फेज यानी कि ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज आएगी और उसके बाद फिर फोर्थ फेज। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है और यह साइकिल 28 दिनों की होती है, यानी कि स्त्रियों का शरीर कुछ ऐसा होता है कि प्रत्येक माह यूटीरस प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करती है और प्रत्येक माह अंडाशय में ओवरी का विकास होता है, ओवरी में वृद्धि होती है, विकास की प्रक्रिया होती है और एक ओवा पूरी तरह से मैच्योर होकर फर्टिलाइजेशन के लिए निकल पड़ता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तो ठीक है, गर्भधारण की प्रक्रिया होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो फिर अगले मंथ में यानी कि 28 दिनों के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होगी और यह प्रत्येक माह चलता रहता है। बच्चों, जब किसी स्त्री में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे मेनार्के कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मेनार्के कहते हैं। जब पहली बार किसी भी स्त्री में यानी जब कोई स्त्री प्यूबर्टी गेन कर लेती है, उसके बाद जब पहली बार उसे पीरियड्स आते हैं तो उसे मेनार्के कहते हैं और यह 10 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। और जब किसी स्त्री में पीरियड्स आने बंद हो जाए, यानी जब कोई स्त्री 45 से 50 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है और इसे मेनोपॉज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे मेनोपॉज कहते हैं और यह 45 से 50 वर्ष की आयु में होती है, ठीक है। तो बच्चों एक बार आप ध्यान से सुन लो, जब किसी स्त्री में पहली बार पीरियड्स आते हैं यानी जब कोई स्त्री प्यूबर्टी गेन करती है, यानी उस स्त्री में अब गर्भ धारण की क्षमता आ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जब उसे पीरियड्स आते हैं तब इसे मेनार्के कहते हैं। यानी कि जब मेनार्के स्टार्ट हो चुका है तो कोई स्त्री अब गर्भ धारण के लिए पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। और जब कोई स्त्री 45 से 50 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेती है, इसका मतलब है कि अब उसमें पीरियड्स आने बंद हो गए, यानी अब वह गर्भ धारण की क्षमता नहीं रखती है। तो जब पीरियड्स आना बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? मेनोपॉज कहते हैं। यह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनार्के और मेनोपॉज से, तो आप इसे जरूर याद रखें। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ये जो चारों फेज की स्टडी हमने की है, इसे एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसे ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो बच्चों आप यह जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेज हैं, जिसमें सबसे पहला है यह फॉलिकुलर फेज, दूसरा है आपका ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन फेज, तीसरा है आपका ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज,
ल्यूटियल फेज को ही सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और चौथा है बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज। तो यह 4 फेज हैं कुल मिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसकी हम लोगों ने बारी बारी से बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर ली है। और एक बार क्विक रिवीजन इस डायग्राम के माध्यम से कर लेते हैं। तो बच्चों यह है फर्स्ट फेज फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ चेंजेस ओवरी में आते हैं, यानी अंडाशय में आप कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ परिवर्तन आप गर्भाशय में देख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉलिकुलर फेज में अंडाशय में क्या परिवर्तन आते हैं। अंडाशय में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर oocyte होते हैं, जिन्हें प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं, और अंदर पल रहे oocyte को प्राइमरी oocyte कहते हैं। और जब यह सेकेंडरी फॉलिकल में बदलते हैं, उसके बाद यह पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं, जब यह पूर्णतः मैच्योर हो जाते हैं तो इसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का काम क्या है बच्चों, आप याद करो, मैंने अभी भी बताया आपको कि ग्राफियन फॉलिकल क्या करते हैं, यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव यूटेरस यानी कि गर्भाशय पर पड़ता है। गर्भाशय की 3 लाइन मैंने अभी आपको बताई बच्चों। अंदर की लाइनिंग जो होती है वह है एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, और यह जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, यह अंदर की जो लाइनिंग है एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, उसे मोटी बना देती है, थिक बना देती है। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन हार्मोन और क्या करता है बच्चों, यह ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के डेवलपमेंट में भी मदद करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, उसके बाद बच्चों आते हैं दूसरे फेज पर, जो है हमारा ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन फेज। ग्राफियन फॉलिकल्स जो अंडाशय के अंदर है पूरी तरह से मैच्योर है और वह फट जाती है। ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने के कारण इसके अंदर जो ओवा मैच्योर हो चुका है पूरी तरह से, वह निकलकर फैलोपियन नलिका में चली जाती है। पूर्णतः मैच्योर ओवा का ग्राफियन फॉलिकल से निकलकर फैलोपियन नलिका में जाना ही ओव्यूलेशन कहलाता है, यानी यह अंडोत्सर्ग की प्रोसेस है। और नंबर 3 है ल्यूटियल फेज, जिसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह लूटी हुई अवस्था वाली फेज है। अब यह लूटी हुई अवस्था क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफियन फॉलिकल्स जब रप्चर कर जाते हैं तो इसके अंदर का जो मेन मटेरियल होता है, यानी कि अंडाणु मैच्योर होकर बाहर की ओर निकल जाती है। ऐसी अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल्स की जो हालत होती है वह लूटी हुई हालत होती है, और ऐसी अवस्था की ग्राफियन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो 3rd फेज में क्या हो रहा है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब यह कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट क्यों हो रही है ग्राफियन फॉलिकल्स, बेटा इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। यह जो कॉर्पस ल्यूटियम है यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, यूटेरस के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, यूटेरस के अंदर की जो लाइनिंग है एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, वह और भी अधिक थिक हो जाती है प्रोजेस्टेरोन के सेक्रेशन के कारण। याद रखो बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम तभी हो सकता है जब प्रेगनेंसी की बात हो, यानी कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन की बात हो। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हुई हो, यहाँ इम्प्लांटेशन की बात ना हो, यानी प्रेगनेंसी की कोई बात ही ना हो, तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसी हालत में अनफर्टिलाइज्ड एग व्यर्थ चले जाते हैं। सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग ही व्यर्थ नहीं जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ यूटेरस के अंदर की जो यह लाइनिंग थिक हुई थी, यानी एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग थिक हुई थी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट हुई थी, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को नरिशमेंट मिलता रहे, यह सारे व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड है 4th फेज
जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चों, ओवरी से जो मैच्योर अंडाणु बाहर निकले थे वह 24 घंटे के अंदर फैलोपियन नलिका में शुक्राणु का इंतजार करते रह गए, लेकिन उसे शुक्राणु नहीं मिल पाया, जिसके कारण एक अनफर्टिलाइज्ड रह गया, यानी अनिषेचित रह गया, यानी प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाई। और इस कारण जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वह भी डिजेनरेट हो जाते हैं और साथ साथ एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि यूटेरस की जो अंदर की दीवार है वह भी झड़ जाती है। इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट हुई थी ताकि ब्लड सप्लाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वह ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी झड़ जाती है और इसके साथ साथ म्यूकस का भी स्राव होता है और यह सभी फीमेल के वजाइना से होते हुए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और जब अनफर्टिलाइज्ड एग व्यर्थ चले जाते हैं और यूटेरस की सारी तैयारियां धड़ी की धड़ी रह जाती है, तो इसके बाद ऐसा नहीं है बच्चों कि फिर अगले मंथ यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए तैयारी नहीं करेगी या फिर ओवरी यानी कि अंडाशय अपनी तैयारियां नहीं करेगी, यानी कि नए फॉलिकल्स का निर्माण नहीं करेगी। अगले महीने फिर ओवरी और यूटेरस दोनों मिलकर प्रेगनेंसी के लिए फिर से तैयारियां शुरू करती है, यानी कि फिर से वही फॉलिकुलर फेज आएगी बच्चों, यानी फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स के रूप में मैच्योर हो जाएंगे और फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा यानी कि अंडाणु बाहर निकलेंगे, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकल जाएंगे और ग्रेफियन फॉलिकल्स की इस लूटी हुई अवस्था का नाम दिया गया है कॉर्पस ल्यूटियम। उसी से रिलेटेड है यह ल्यूटियल फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करना। अगर प्रेगनेंसी की बात आती है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपना काम करती है। और अगर एक अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो फिर अगला स्टेप आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बच्चों, फिर वही बातें कि अनफर्टिलाइज्ड एग, म्यूकस, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग और ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो वेजाइना के रास्ते मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। तो बच्चों ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज, जिसे आपने बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। तो बच्चों आपने अब अच्छी तरह से जान लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज के बारे में। आई होप कि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। मैंने कई बार रिपीट करके आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझा दी है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप पॉज करके बार बार देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।